तो हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। ये एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अपन धीरे धीरे करके इसे कवर करेंगे ना, और सारे एक एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे। तो आ जाओ, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम फिर हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना बेटा, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। मैं एक बार सारे टॉपिक यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, और फिर अपन उसी सीक्वेंस में सारे टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाओ मैं लिख दो। देखो, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक फिजिक्स ना। ये आप दोनों साइड पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। दूसरा आप जो पढ़ते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है फोटो इलेक्ट्रिक। देखो, दूसरा अपने पास है PEE। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कोडिंग में, आप इसे डिकोड कर लेना ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो आप सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हो उसको बोलते हैं मैटर वेव। देखो, मैटर वेव जिसे डी ब्रोगली बोलते हैं, मैटर वेव, या बोलते हैं इसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ना। थोड़ा सा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला जो अपन इसमें कंटिन्यू करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एक्स रे। एक्स रेज, थोड़ा सा एक्स रेज पे ध्यान देंगे अपन कि एक्स रे क्या चीज होती है और ये कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, इनका क्या यूज है, क्या प्रोडक्शन का तरीका है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। अगला जो अपन टॉपिक इसमें कंटिन्यू करेंगे बेटा वो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ये देखेंगे कि न्यूक्लियस का क्या कंपोजिशन है, न्यूक्लियस बनता कैसे है, उसकी साइज के बारे में सारी चीजें, बाइंडिंग एनर्जी, सब कुछ कवर की जाएगी। और एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है अपने पास रेडियो एक्टिविटी। हालांकि ये थोड़ा सा अभी रिसेंट में डिलीटेड सिलेबस में आ गया है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी। तो कितने टॉपिक हो गए? तीन, तीन, छह, छह छोटे छोटे टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, और होपफुली ये पूरा मिला करके 20 से 25 लेक्चर के बीच में कवर हो जाएगा ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम एक एक करके टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक कौन सा लिया जाए? पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे बेटा एटॉमिक फिजिक्स। तो आ जाओ इधर, हेडिंग डाल लो, शुरू करो। सब टॉपिक है अपना एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स की बात होगी अब। एटॉमिक फिजिक्स में आपने, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको उसमें पढ़ रखा हो अपने केमिस्ट्री में ना। केमिस्ट्री में भी एटॉमिक फिजिक्स पूरा पढ़ाया जाता है और डिटेल पढ़ाया जाता है, यहाँ भी वहां भी। ये आपका दोनों तरफ कॉमन चैप्टर है, और इसमें अपन ढेर सारे मॉडल की बात करते हैं। जो आपको मॉडल मिले हैं, डाल्टन मॉडल, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, इन सारे मॉडल की बात करते हैं। और बेसिकली अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें कौन सा मॉडल पढ़ते हैं वहां पे? सबसे पहले जो मॉडल पढ़ाया जाता है वो होता है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले साइंटिस्ट हुए ये जिन्होंने एटम्स के ऊपर, मेटल के ऊपर अपने स्टेटमेंट दिए। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब भी कोई एटम बनता है तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको इन्होंने क्या बोला? एटम। इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में उस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, तो जो कुछ भी इन्होंने बोला वो एटम के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्ट एटम है। और जैसे लिख लें एक पॉइंट इनका, क्या बोला भाई? द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, पार्ट की जगह अपने पास बेसिक होगा यूनिट लिखो।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। सबसे जो छोटी यूनिट है वो एटम है। और इन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है ना, कोई भी मैटर अगर आप ले लोगे तो उसके जितने सारे एटम हैं सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, किसी में कोई, सब आइडेंटिकल टाइप के हैं, कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल द एटम ऑफ अ मैटर इज आइडेंटिकल। उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना है, एटम सबसे छोटी यूनिट है, और सभी के अपने पास एक मैटर का सभी एटम जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है। इन्होंने ये दो स्टेटमेंट दे दिए ऐसे। लेकिन समय के साथ ये मॉडल चला नहीं, ये मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हुआ भाई? क्योंकि बाद में चल करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई, एटम से भी छोटे यूनिट्स आ गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और इस मॉडल में उसके लिए कोई बात नहीं की गई थी, ये मॉडल फेल हो गया। इसका फेल्यूर क्या होगा, फेल क्यों हुआ? ये मॉडल का जो फेल्यूर है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया ये, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए मॉडल समय के साथ फेल हो गया। लेकिन हाँ, शुरू शुरू में सबसे पहले डाल्टन साहब ने स्टेटमेंट दिया था एटम के। इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका क्या नाम था? अब जानते होंगे, पढ़े हैं, बताओ एक बार। उनका नाम था जे थॉमसन। तो दूसरे साइंटिस्ट जो हुए, मैं उधर लिख देता हूँ, जे थॉमसन। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं ना, तरबूज मॉडल। इन्होंने जो अपनी अवधारणाएं दी एटम के बारे में, वो तरबूज से रिलेटेड टाइप दिया कुछ। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि देखो, इनके टाइम तक ना इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, तो जब इनके टाइम तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इनको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना था, भाई इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है। इन्होंने ऐसा कहा कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर के जैसे है। उन्होंने कहा एक स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। जैसे आपने कभी वाटरमेलन काट के खाया होगा ना, तो अंदर का जो लाल वाला पार्ट है, इन्होंने कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, वही पॉजिटिव चार्ज है। और जो उसमें छोटे छोटे बीज धंसे होते हैं ना, उसी को इन्होंने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, और होल एटम न्यूट्रल है, ये इनका मानना था ऐसा। तो इन्होंने 3 पॉइंट दिए, क्या? कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन उसमें सीड्स की तरह एम्बेडेड है, और तीसरा पॉइंट है कि पूरा एटम न्यूट्रल है। अच्छा, तीनों पॉइंट लिस्ट डाउन करें यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इन्होंने कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कैसे अपने पास धंसे हुए हैं, उसके सीड्स की तरह। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इज embedded in sphere just like the seeds of watermelon। तरबूज के जो बीज होते हैं ना, जैसे उसमें वो धंसे होते हैं, वैसे वे धंसे हुए हैं। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन स्फीयर जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की सीड्स की तरह उसमें धंसे हुए। तीसरा पॉइंट क्या बताया?
कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, होल चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को मार दिया, फिर बचा जीरो। इन्होंने कहा कि होल एटम इज न्यूट्रल, पूरा एटम अपने आप में न्यूट्रल। तीन बातें इन्होंने कही इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन समय के साथ ये मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हुआ भाई? क्योंकि पहली बात इन्होंने न्यूक्लियस की कोई बात नहीं की ना। आगे चल करके रदरफोर्ड का मॉडल आया जिसमें न्यूक्लियस की बात हुई, प्रोटॉन की बात हुई। दूसरी बात है इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बारे में कोई नहीं बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी निकालता है। इन्होंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो समय के साथ ये मॉडल भी फेल हो गया। तो इनके फेल्यूर क्या क्या है? फेल्यूर इनका होगा कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कोई बात नहीं किया। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन the existence of nucleus। देखिए न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना साइड में, थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया है, पहचान लेंगे। पहला फेल्यूर तो ये है कि इन्होंने न्यूक्लियस की कोई बात नहीं की, न्यूक्लियस को बताने में भाई फेल हो गए। दूसरा इनका फेल्यूर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को ये समझा नहीं पाए कि कोई इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाता है या अपर एनर्जी स्टेट से लोअर में आता है तो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें पूरी तरीके से फेल हो गए। तो फेल हो गए तो मॉडल को हटा दिया गया, लोगों ने नहीं माना। तो दूसरा इनका फेल्यूर लिख लेते हैं, आ जाओ इधर, मैं मिटा के लिख दो। देखो थोड़ा सा चिपक रहा है, तो अगला इनका फेल्यूर हम लिखेंगे। क्या लिखें बेटा, बोलो। तो पहला फेल्यूर हो गया था। दूसरा फेल्यूर है सेकंड, दिस मॉडल does not explain the emission and absorption spectra of इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन के एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, तो नहीं कर पाए तो इन्हें फेल घोषित कर दिया गया। तो दो मॉडल मैंने आपको बताए, दोनों के पॉइंट्स लिखाए, दोनों का फेल्यूर भी बताया कि क्यों वो फेल हो गए। ये दोनों लोग गेस के ऊपर बात कर रहे थे, इनको लग रहा था कि ऐसा हो रहा होगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप जानते हैं उनको, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ बातें कही, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत पावरफुल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा इन्होंने, आज अगर फील करें तो पहली बार एटम के बारे में किसी ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके कुछ मतलब फैक्ट के ऊपर अच्छे से लॉजिक से बात की, तो वो रदरफोर्ड सर। इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, जो रिजल्ट आया उसके कंक्लूजन के बेसिस पे कुछ पॉइंट दिए जो कि आज भी वैलिड है।
हाँ, ये मॉडल फेल हुआ कुछ कारणों से, उस पर बात करेंगे, बट कुछ पॉइंट इन्होंने जो दिए वो बिल्कुल वैलिड और अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको जानना चाहिए। कैसे किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट का जो देखें। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे अपने पास एटम उठाया और ये गोल्ड फॉइल का है, गोल्ड फॉइल को उन्होंने लिया। उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर ना अल्फा पार्टिकल की ऐसे बम्बार्डमेंट करा दी। अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस लिए और उसको इसके ऊपर बिल्कुल फायर कर दिया ऐसे। और यहां उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, डिटेक्टर, जेडएनएस की स्क्रीन लगाई ऐसे ना, डिटेक्टर। ये एक डिटेक्टर यहाँ पे लगा दिया उन्होंने। तो जब ये अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये अल्फा पार्टिकल की एक बीम आ रही है, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस है, मतलब हीलियम है ये, ठीक है। तो दिस इज लिख देते हैं बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस, ठीक है, ये यहां से। तो इन्होंने देखा, इनको कुछ रिजल्ट दिखाई दिए। क्या रिजल्ट दिखाई दिए कि जो ये बीम आ रही थी, कुछ बीम तो बिल्कुल, कुछ बीम क्या लगभग मैक्सिमम बीम सीधे से सीधे पास होकर के डिटेक्टर पे हिट की। कुछ बीम ऐसे थी जो बहुत स्लाइटली डेविएट की, हल्का सा ऐसे डेविएट करके इधर आ। और एक बीम तो बेटा ऐसी थी ना जो बिल्कुल मिड में आ रही है, वो अपने पाथ कैसे रिट्रेस करके वापस चली गई। ऐसा उन्होंने देखा। ये जो स्क्रीन होती है ना, ये जेडएनएस की स्क्रीन होती है। इसका कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इस पे हिट करोगे तो वहां पे ब्लिंक करती है। इन्होंने क्या किया कि जैसे इधर से अल्फा पार्टिकल की बीम भेजी, ये बीम आकर के इस पे हिट करेगी, जहां जहां हिट की उसको नोट डाउन किया डाटा को, और उस बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके रिजल्ट दिए। आ जाओ देखो। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा मिला उनको, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम तो ऐसे सीधे पास कर गए, कोई एक ऐसे आया अंदर तक और फिर वापस चला गया, कुछ ऐसे थे जो हल्का सा डेविएट हो गए, लिटिल बिट, हल्का सा डेविएट हो गए थीटा डिग्री, दिस एंगल थीटा अपने पास से डेविएशन शो किया थीटा डिग्री। तो उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन है इसे नोट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्या ऑब्जर्वेशन है, आज हम भी नोट करें अपने यहाँ। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने। देखो यहाँ पे छोटी सी एक हेडिंग डालो मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या नोट डाउन किया। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन किया, अभी भी समझाया आपको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो कैसे आए, बिल्कुल सीधे आकर के उन्होंने बिल्कुल स्क्रीन पे सीधा हिट किया। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्लाइट एंगल से डेविएट किए, और वेरी फ्यू, कोई एक 10 लाख 20 लाख में से कोई एक ऐसा आया और स्क्रीन के जस्ट सामने, ये सेंटर के सामने आया और फिर वापस चला गया। तो तीन ऑब्जर्वेशन है, तीनों पदों लिखें। पहला ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes undeviated, बहुत सारे ऐसे, मोस्ट मतलब 99.9% पार्टिकल बिना डेविएट किए ही पास करते हैं, सीधा आगे सामने स्क्रीन पे कर दिया। दूसरा क्या था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड बाय स्मॉल एंगल। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए। और एक पॉइंट और क्या,
वेरी फ्यू, बहुत कम, बहुत ऐसे, मतलब मान के चलो कि 0.1% जो अपने पास है रिटर्न बैक हुए। लिख लो यहाँ वेरी फ्यू ना लिख करके ना दूसरे पॉइंट में सम लिख लो बेटा, ताकि ज्यादा अच्छे से फील है। सम अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड बाय स्मॉल नंबर। और थर्ड में वेरी फ्यू का वर्ड का यूज करो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर रिटर्न बैक टू इट्स पाथ। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपने पाथ पे वापस गए। तो उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने 3 ऑब्जर्वेशन किए। इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए दुनिया को, जो आज भी वैलिड है। तो थोड़ा सा अलग से लिखते हैं कि कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन आया जो देखें। पहला कंक्लूजन तो उन्होंने ये दिया बेटा कि अगर मैक्सिमम सारे अल्फा पार्टिकल पास आउट हो गए, इसका क्या मतलब है कि जहां से बीम जा रही है वहां पे कोई है ही नहीं, मतलब स्पेस तो खाली है। क्योंकि अगर कोई होता तो वो उसे रोक लेता, डेविएट कर देता। उन्होंने सोचा यार बीम तो सीधी गई, तो बीम अगर सीधी गई इसका एक मतलब है कि यहाँ जो ये स्पेस है ये मैक्सिमम खाली है। तो उन्होंने दुनिया को एक स्टेटमेंट दिया क्या कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम पार्ट तो खाली है। तो पहला कंक्लूजन दिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तभी अल्फा पार्टिकल की बीम सीधा सीधा जा रही है। दूसरा कंक्लूजन क्या है उनका, आ जाओ जरा फील करें, देखो मेरी तरफ समझो। दूसरा कंक्लूजन ये मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो बीम ऐसे आ रही थी वो डेविएट होकर किधर गई, ये जो आ रही थी कुछ लोग डेविएट होकर के नीचे गए। बताइए सर, ये अल्फा पार्टिकल की बीम है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज डेविएट होकर के ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे आया सीधे ये ऊपर चला गया। इसका क्या मतलब है कि कोई नीचे है जो उसे रिपेल मार रहा, क्योंकि वो डेविएट होकर नीचे भी तो आ सकता था ना, नीचे में आकर के सारे डेविएट होकर के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सेंटर में कोई है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जो कि भाई साहब इसमें रिपेल कर रहा है। अब अगर रिपेल कर रहा है तो उन्हें एक बात समझ में आई कि यार ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा है और जो तगड़ा है, ठीक ठाक रिपेल कर रहा, तभी ये लोग ऊपर जा रहे हैं। और एक बात और समझ में आई, यार सेंटर वाला ही आ रहा है और वापस चला जा रहा है, इसका मतलब वो जो सेंटर पे चार्ज बैठा है ना पावरफुल है, डेंस है, तभी तो उसने धक्का मार के पीछे कर दिया। और सेंटर वाले एक दो ही वापस जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वो छोटी जगह पे है। साइड पॉइंट समझे कि रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव, सेंटर वाला आया और वैसे ही वापस चला गया, इसका मतलब वो डेंस भी है। और बिल्कुल ऐसा मिड में ही हो रहा है, इसका मतलब वो छोटा सा है। तो उन्होंने इन सारी बातों पे एक नई बात बोली, क्या बोली, सारा का सारा जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है, छोटा सा है, हैवीली डेंस है। और उसी को एक नाम दे दिया दुनिया को, क्या नाम बोला, न्यूक्लियस। पहली बार न्यूक्लियस शब्द के बारे में इन्होंने बात की। और ये आज भी पहले आप जान रहे हो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इस काम के लिए। चलो अच्छा देखें क्या दूसरा स्टेटमेंट है कि अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव positively charged heavily dense part is situated at the center
ऑफ द एटम। देखो इसको मिटा के इधर लिख रहा हूं ना, तो स्पेस खत्म हो गया। क्या लिखा हमने, आ जाओ देखें। हमने कहा है वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज heavily dense part is situated at the center of atom, at the center of atom called as nucleus। उन्होंने कहा इसी को न्यूक्लियस बोला जाएगा, पहली बार न्यूक्लियस शब्द का यूज किया उन्होंने। उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो है, लेकिन वो सेंटर पे है, छोटा सा है, heavily dense है, जिसका साइज बहुत छोटा है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया भी कि ये फेंटोमीटर के ऑर्डर का है। अगर आप इसका साइज जानना चाह रहे हैं तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ फेंटोमीटर, 10⁻15 के ऑर्डर का। ठीक है, आ जाओ अगली बात। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज अगर सेंटर पे है, मान ली जाती है आपकी बातें, तो बताओ वो नेगेटिव वाला कहाँ है। क्योंकि वो सबका मानना था कि एटम तो न्यूट्रल है, उसको टच करने से हमें कोई करंट तो लग नहीं रही। क्योंकि अगर एटम के पास चार्ज होता बेटा तो पकड़ते किसी मैटर को तो हमारा हिसाब हो जाता, मार्कर को पकड़ते तो करंट लग गई तो गड़बड़ हो गई। मैंने नहीं, एटम तो न्यूट्रल है। तीसरा उनका स्टेटमेंट था कि होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल है मेरे कहने से। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ठीक है एटम न्यूट्रल है, तो आप बताओ नेगेटिव वाला कहाँ है। उन्होंने कहा नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि वैसे गोल गोल ऐसे ऐसे गोला मार रहा है, न्यूक्लियस सेंटर में और गोल गोल ऐसे गोला मार रहा है। जैसे धरती माता चंदा, सॉरी, जैसे धरती माता सूरज के चारों तरफ घूम रही है, वैसे ही गोला काट रहा है। जैसे चंदा मामा धरती के चारों तरफ घूम रहा है, वैसे ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन is orbiting around the nucleus, around the nucleus in a closed orbit। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई ये क्लोज ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उन्होंने दुनिया को एक इक्वेशन बना के दे दी। कैसी इक्वेशन बना के दी आप भी जानते हो। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो v रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने कहा ना गोल गोल घूम रहा है। और अगर मान लें कि इसमें जेड प्रोटॉन है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जेड इंटू ई, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, तो उसके बीच में फोर्स लग रहा है इधर। फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 जेड ई इंटू Q2 जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर ये दूरी याद है तो। और आपको भी पता है कि कोई पार्टिकल अगर गोल गोल गोला में घूमता है तो उसके ऊपर बाहर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल नहीं, पिटल तो सेंटर की तरफ लगता है, बाहर लगता है सेंट्रीफ्यूगल। यस, ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो उन्होंने क्या लिखा, तो मैं दोनों को इक्वेट कर लो भाई। क्योंकि वो बराबर आराम से गोला में घूम रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो उन्होंने ये लिखा के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर, ये उनका स्टेटमेंट है। वैसे ये सारी बातें उन्होंने की। जब उन्होंने ये बात की तो उन्हीं के टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैक्सवेल ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उनका बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया। क्या क्वेश्चन अराइज किया, उन्होंने कहा देखो अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है ना,
आप मुझे बताओ सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं, एक की दो? दो। कौन कौन से? एक तो टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रीपिटल। उन्होंने कहा यहाँ दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है ए टी और एक हो सकता है ए सी। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे गोल गोल घूम रहा है यूं, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ए टी तो जीरो है, लेकिन ए सी तो जीरो नहीं है ना। ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया कि गोल गोल गोला में घूम रहा है, सब कुछ बैलेंस है, सारी बातें मान ली गई, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैक्सवेल साहब ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा उनसे कि भैया ए टी तो जीरो है, ए सी है। और एक स्टेटमेंट है बेटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, दुनिया में प्रूफ कर दिया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वह एनर्जी रेडिएट करता है। पता है ये कहाँ पता चला सर हमको? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैक्सवेल साहब ने इसे प्रूफ किया हुआ है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल गोल गोल या किसी भी तरीके से एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी निकालेगा। और अगर एनर्जी निकाल रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो भी कम होगा, तो गोला छोटा होता 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 एक दिन आपकी न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और गिर गया तो हमने खत्म, पॉजिटिव या नेगेटिव को मार दिया, एटम ही खत्म। बट ऐसा तो हो नहीं रहा। हम देख रहे हैं अरबों साल से पूरा मैटर ऐसे सुरक्षित है, दुनिया चल रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो मैक्सवेल साहब ने क्वेश्चन रेज कर दिया, रदरफोर्ड साहब उसका आंसर नहीं देता है ना, इस मॉडल का ये फेल्यूर आ गया। बाद में जाकर के इसे बोर साहब ने एक्सप्लेन किया, लेकिन रदरफोर्ड साहब का ये छोटा सा फेल्यूर है। तो चलो आप पहले एक बार सोचो कि क्या फेल्यूर कैसे सही होगा और कैसे से लिखा जाए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट ना। तो हेडिंग डालो, फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहले एक बार मैं क्विकली समराइज कर दूं तो रदरफोर्ड को, फिर लिखते हैं फेल्यूर। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा की बीम आई, न्यूक्लियस एटम के ऊपर गिराया, मैक्सिमम पास हो गए, स्लाइड कुछ लोग हल्का से डेविएट हुए और कुछ रिटर्न हो गए। मैक्सिमम पास हो गए तो उन्होंने ये बताया कि मोस्ट पार्ट एम्प्टी है। स्लाइटली डेविएट हुए तो उन्होंने कहा सेंटर में कोई बैठा है जो रिपेल कर रहा है, छोटा सा है, हैवीली डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। और एक बात और बोली कि पूरा एटम कैसा है? न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रहा है ना। ये बात मैंने बोल दी थी। बाद में क्या हुआ, इसमें एक क्वेश्चन लगाया, किसने लगाया क्वेश्चन मार्क? मैक्सवेल ने। ये एटम मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये फेल्योर हुआ। तो हेडिंग अब क्या डालना था? फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। फेल्योर ऑफ, फेल्योर लिख देते हैं, रदरफोर्ड तो पड़ेगा, लिख लो ए दिस मॉडल, ऐसे लिखो, दिस मॉडल does not explain the stability of nucleus। कैसे नहीं एक्सप्लेन किया? क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि अगर ये न्यूक्लियस है और अगर ये गोला है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बी से जा रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका ये हाल होगा कि एक दिन यहाँ पे इसको मिल जाएगा। बात कैसा पकड़ेगा ये? और ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल कप। एक छोटा सा फेल्यूर इसका और भी है, क्या है? ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता, वो भी लिख लेते हैं। दिस मॉडल
does not explain the emission and absorption spectra of electron। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन मारने से जो लाइनें वगैरह मिलती हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। एनर्जी के बारे में जो बातें थी ये, लेकिन पहली बार किसी ने कुछ वैलिड पॉइंट बोले एटम के बारे में। इससे पहले तो लोग अनुमान लगा रहे थे कैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। रदरफोर्ड साहब ने कुछ करके दिखाया और कुछ वैलिड पॉइंट बोले। तो जब भी दुनिया में कोई कुछ मेहनत करता है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, कल को आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो उसको वेटेज मिलती है। तो रदरफोर्ड साहब को थोड़ी वेटेज मिली हुई है, भले फेल हो गया। वेटेज क्या वेटेज है? वेटेज ये मिली कि इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर। आ जाओ देखें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम होते हैं उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये फ्रेम होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस का, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आप हेडिंग डाल लो तब तक। क्या हेडिंग डालोगे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। देखो पहला जो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आ जाओ देखें क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये होगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान ले कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छा लगेगा। बस ये न्यूक्लियस है, ये बाकी पार्ट है जो एम्प्टी है, ठीक है। न्यूक्लियस थोड़ा सा एम्प्टी है। इसके ऊपर हमने किसको भेजा? अल्फा पार्टिकल को, ऐसे फायर कर दिया। तो ये गया 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 गया, यहाँ पे टक्कर नहीं मारा, भी जीरो किया, ऐसे जा करके फिर वापस आ गया, इतने पास तक गया। दिस इज कॉल्ड एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या इसी को कह देते हैं अपन आर मिनिमम। ये निकालने को पूछा जाता है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस गया। तो कैसे आएगा? देखो हम फेंक रहे हैं बहुत दूर से, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वी आर एट इंफिनिट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये दूरी को अपन बहुत लार्ज मानते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज, तो जब ये एटम यहाँ से यहाँ गया तो ये फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कंजर्वेटिव होता है। और अगर कंजर्वेटिव है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। तो अगर इसको फेंके होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो स्पीड भी होगी v। इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच का क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। आपने पढ़ा होगा ना अपने 10th क्लास में कि दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है, यह लगती है Q1 Q2 डिवाइड बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। जब ये यहाँ आया काइनेटिक कितनी हो गई? 0 प्लस के Q1 Q2, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर मिनिमम। तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आ जा रहा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 की वैल्यू, इस पे जो चार्ज होगा दो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, ठीक है ना। और इस पे अगर जेड प्रोटॉन होंगे तो इस पे चार्ज कितना होगा? जेड इंटू होगा वहाँ पे, तो के जेड इंटू 2e डिवाइड बाई आर मिनिमम अगर निकालेंगे तो 2 2 4 4 के जेड ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। आपको याद नहीं करना है,
कॉन्सेप्ट याद रखना है। टोटल में से टोटल फाइनल ऑर्गेनिक की वैल्यू पता है, एटम दिया, जेड पता है, ई पता है, एम पता है, पी पता है, बाकी बात है ना। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे मान लो ये जेई में 2 क्वेश्चन ये ज्यादातर नीट में दिखते हैं कि पहले अगर स्पीड वी नॉट थी तो आर मिनिमम आर नॉट था, स्पीड को डबल किया तो आर मिनिमम कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी देखूं, आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे तो सही बात है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप संभालेंगे। आई होप आप इतने स्ट्रांग हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को हैंडल कर देंगे ना। इतना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डिटेल में, मैं इतना डिटेल मेंटेन करके चल रहा हूँ कि मेंस और एडवांस तक के कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे। बोर्ड, नीट, मेंस, एडवांस कोई भी बच्चा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते, ठीक है। एक और छोटी सी बात पूछी जाती है मोस्टली नीट के एग्जाम में, जेई में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल की जो थीटा डिग्री रेडिएट हुए, जैसे ये बात। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, इस पे बीम अगर ऐसे आई थी दिस, तो आपको भी पता है कि वो डेविएट हो गई कुछ थीटा डिग्री, बीम ऐसे आई तो डेविएट हो गई कुछ थीटा डिग्री। इनमें रिलेशन पूछा जाता है कि कितने पार्टिकल कितने डिग्री डेविएट हुए। रदरफोर्ड साहब ने इसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद कर लो। आ जाओ, एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखो, एक्सपेरिमेंटली आता है ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो 60 डिग्री पे हिट करेंगे वो ऐसे प्रोपोर्शनल चल रहे होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहा जाएगा कि यार 60 डिग्री पे घूमने वाले जो पार्टिकल थे वो मान लो अगर 100 थे, तो बताओ 30 डिग्री पे घूमने वालों की संख्या कितनी है। तो n1 बाई n2 1 बाई दिस सॉल्व कर देंगे। बेसिक सा क्वेश्चन, मैं करा नहीं रहा हूँ ना, आप देख लेना, मैनेज करना, बट अगर डाउट होगा तो बात करना। एक और छोटी सी बात पूछी जाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे ऐसे ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, कोई मान लो अल्फा पार्टिकल की बीम ऐसे आई और वो घूम कर कैसे चली गई ना, तो न्यूक्लियस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, दैट दूरी p इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है हिट करना, चोट पहुंचाना, कितनी ऊंचाई पे हिट किया, दैट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो b होता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी याद करना है फॉर बाई 2 ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जेईई नीट में भी और बोर्ड में भी। अगर क्वेश्चन आया तो आप हैंडल करेंगे, और अगर कोई डाउट हुआ तो आप उससे बात। तो हमने पूरी बातें यहाँ तक अभी की हैं रदरफोर्ड की। हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उनके फेल्यूर देखे, उनके लॉजिक देखे, क्वेश्चन फ्रेम करने की टेक्नोलॉजी समझी, सारी बातें हमने कर ली है। अब अगला मॉडल होगा हमारा कौन सा, बोर एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड साहब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा बोर एटॉमिक मॉडल, और बोर में अपन बात करेंगे कि बोर साहब ने कैसे इनके फेल्यूर को ओवरकम किया, कैसे उन्होंने एक अच्छा मॉडल दिया जो आज तक वैलिड है। और इनमें क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बोर एटॉमिक मॉडल पे फ्रेम होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करो और ढेर सारे क्वेश्चन करो मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो, वन डे आपको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा ना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो।